दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हम जीके जीएस एनसीईआरटी के सार संग्रह को कंप्लीट कर रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पर्याप्त भी है। दोस्तों यहाँ से यदि आप अपने जीके जीएस को देखते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, ध्यान से यदि पढ़ते रहते हैं तो सिलेक्शन तो होगा ही। जीके जीएस में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता है, यह हमारा वादा है। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए और इसे रिवीजन समय समय पर करते रहिए। आपका जीके जीएस कंप्लीट तैयार हो जाएगा। विश्वास और भरोसा रखिए, सिलेक्शन तो होके ही रहेगा, यह हमारा दावा है। तो दोस्तों आज हम इस क्रम में ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, अर्थव्यवस्था को आज कंप्लीट करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। चलिए अपने प्रश्नों के संग्रह को लेकर के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो वास्तविक जो है राजनैतिक नियंत्रण की बात किया जाए तो यह इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के विजय के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, उससे वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण अंग्रेजों का भारत पर प्रारंभ हो गया। तो वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, जिसमें कल हम वीडियो में बता चुके हैं, आज फिर हम रिपीट कर रहे हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत पर कायम हो गया और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो गया। तो यह इलाहाबाद की संधि 1765, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद जो हुआ, वहां से शुरू होता है। बंगाल में द्वैध शासन, पहला नंबर की द्वैध शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। और इसको जो है लागू किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जब लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया और मिर्जाफर को वहाँ का नवाब बनाया, तो अब द्वैध शासन वहाँ पर प्रणाली को लागू किया। तो द्वैध शासन की प्रणाली बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो 1772 की बात किया जाए तो द्वैध शासन को समाप्त करने का कार्य वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत में बहुत सारी चीज़ों का जन्मदाता है। एक एक करके हम इस कंप्लीट करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स ने पहले तो बंगाल के द्वैध शासन को 1772 में समाप्त किया। अगला जो है बात किया जाए, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में जुडिशियल सर्विस का जन्मदाता जो है वह वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1773 में। किसने पारित किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। फिर अगला कार्यक्रम जो था हेस्टिंग्स का, वह वर्ष 1974 में था। वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया जाए तो वह 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, शहर कहाँ? तो कोलकाता में किया गया था। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट जब बना था तो उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे। ध्यान से सुनते और पढ़ते चलिए, बहुत मजा सेशन में आएगा, बस बने रहिए। भारत में पुलिस सेवा और एवं सिविल सेवा, तो पुलिस एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1863 में प्रथम भारतीय, कब बात है 1863 की, और प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, जो भारतीय थे, प्रथम भारतीय। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोगों का गठन हुआ है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है कि भारत में लोक सेवा संबंधी। तो एचिंसन आयोग का गठन जो है 1886 में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डफरिन, इन्हीं के शासनकाल में भारत में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में हुई थी, और एचिंसन आयोग 1886 में भी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में गठित हुआ था। इस लिंगटन आयोग का गठन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनके समय की एक प्रमुख घटना है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। फिर एक ली आयोग बना। ली आयोग कब बना? तो ली आयोग बना था 1923 में, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग, जिसके समय में कि चौरा चौरी की घटना गोरखपुर में हुई थी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। तो ली आयोग बना था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में 1930 में। फिर अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो भारत में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का सुझाव ली आयोग ने दिया था, जिसका कि गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त, काफी फेमस क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो सहायक संधि किसने शुरू किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य विस्तार करना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में किया था। 1798 ईस्वी में प्रथम राज्य हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार किया था। व्यापकता का सिद्धांत, या कहिए तो राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये तीन नाम है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, या कहिए व्यापकता का सिद्धांत। यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह लागू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। राज्य हड़प नीति, इसके बारे में जानते हैं कि राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। क्या? गोद लेने का अधिकार। यह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति में कहा गया था। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो अवध का अधिग्रहण डलहौजी ने किया था आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। अब देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत अधिग्रहित राज्य हैं, कब किए गए? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत सतारा किया गया। कब? 1848 में सतारा।
फिर जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और सबसे लास्ट में अवध को किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो सबसे पहले सतारा 1848 और सबसे लास्ट में अवध 1856। चलिए आगे देखते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जिसे कहते हैं, किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे और उसी विद्रोह के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता चली गई। तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? 1861 में। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1861 निर्मित की गई। राज उपाधि अधिनियम 1876। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई? तो राज उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा। लॉर्ड लीटन दो लोग थे, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। कब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम अकाल आयोग का नाम क्या है? तो स्ट्रेची आयोग। किसके शासन काल में गठन किया गया? तो लॉर्ड लीटन के काल में 1880 में। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को अस्थाई स्वशासन का जनक, पंचायती राज जिसे कहते हैं एक तरह से, तो अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो ब्रिटिश काल में नेपाल देश पर वर्ष 1816 में गवर्नर जनरल या वायसराय, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, अधिकार किए। सिंध प्रांत पर 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा अधिकार किया गया। भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा अधिकार किया गया। बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा अधिकार किया गया। चलिए कुछ एक छोटा सा कोटेशन है, इसको देख लेते हैं कि 1849 ईस्वी की बात है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो गया। कब? 1849 में। उस समय डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है। भारत का गवर्नर जनरल था। तो पंजाब राज्य का विलय 1849 में किसके शासनकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था भी देख लेते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई थी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम
भारतीय की बात किया जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, जो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। कब? 1892 में। चलिए आगे चलते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह फेमस बुक, खूब एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी का विचार जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक कौन? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक है कि लेखक रजनी पाम दत्त हैं। रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में। और इसकी स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया। जे.एन. टाटा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुटीर उद्योग के विकास की बात किया जाए तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन बना था और इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सबसे पहले सूती वस्त्र की फैक्ट्री कहाँ? बॉम्बे में। कब? 1854 में कावसजी डाबर के द्वारा लगाया गया। कावसजी डाबर के द्वारा बॉम्बे में 1854 में। वर्ष 1855 की बात किया जाए तो वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर, पश्चिम बंगाल। सेरामपुर पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल 1855 में लगा था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो प्रथम चाय बागान 1833 में असम में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। कौन डाकू राज कहा है? के.एम. पडिक्कर। 1765 से 1772 ईस्वी तक के। प्रमुख कृषि पद्धतियां थी जो VVI वेरी इंपॉर्टेंट। इनको देखते हैं कि ये कृषि पद्धतियां क्या क्या विशेषता थी, प्रथा और विशेषता। तो तीन खटिया प्रथा खूब पूछता है एग्जाम में। तीन कठिया प्रथा। तो तीन कठिया प्रथा जो था, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 यानी कि 20वें के तीसरा भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। कितना? 3/20 भाग पर। ये कहाँ तिनकटिया कृषि होती थी? चंपारण बिहार में। ठीक, नील की खेती के लिए यह जाना जाता है। ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। तो अग्रिम पेशगी के धन देने को ददनी प्रथा कहा जाता है। ये देखिए, ब्रिटिश कालीन भू राज व्यवस्था। ब्रिटिश काल की भू राज व्यवस्था क्या क्या थी? तो 3 प्रकार की भू राज व्यवस्था थी। कौन कौन? अस्थाई बंदोबस्त, या तो कहिए इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। दूसरा रैयतवाड़ी था। तीसरा महालवाड़ी था। तो अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। कब? 1793 में। जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत टॉमस मुनरो ने 1820 में किया। टॉमस मुनरो ने 1820 में किया। जबकि महालवाड़ी बंदोबस्त की बात किया जाए तो होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी को। अब ये कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में थे इसको देखते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस,
उत्तरी कर्नाटक में अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वह बंबई, मद्रास और असम में था। बंबई, मद्रास और असम। जबकि महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में था। अब इसमें जो है कितना कितना भाग था ये देखते हैं। तो अस्थाई या जमींदारी व्यवस्था जो थी वह समस्त ब्रिटिश भारत का 19% थी। कितना? समस्त ब्रिटिश भारत का 19%। जबकि रैयतवाड़ी समस्त ब्रिटिश भारत की 51%। महालवाड़ी समस्त ब्रिटिश काल की 30%। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी 51% क्षेत्रफल। चलिए आगे देखते हैं। भूमि अधिग्रहण ये जो था वो मालिक कौन भूमि पर होता था? तो जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार के पास होता था, माने जमींदार मालिक होता था। जबकि रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान होता था। किसान, ये ध्यान रखिएगा। महालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार होता था। तो महालवाड़ी में किसको? गांव का अधिकार। रैयतवाड़ी में किसान का अधिकार होता था। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी, क्योंकि जमींदार इसका मालिक होता था अस्थाई बंदोबस्त को। जबकि रैयतवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, क्योंकि किसान उसका मालिक होता था। महालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया की होती थी, क्योंकि यह गांव मालिक होता था। कर की दर सबसे ज्यादा जो थी वह रैयतवाड़ी पर थी 33% से 55% की दर, 33 से 55%। जबकि महालवाड़ी कर की दर 60% थी। महालवाड़ी में सबसे ज्यादा कर महालवाड़ी से लिया जाता था 60%, जबकि रैयतवाड़ी से 33 से 55%। अब इन तीनों व्यवस्थाओं का प्रभाव क्या हुआ ये देखते हैं। प्रभाव तो प्रभाव हुआ पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषक दरिद्र हो गए, कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ये इसका प्रभाव हुआ। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो रैयतवाड़ी। कितना? रैयतवाड़ी 51% थी, सबसे ज्यादा। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किसने से संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक। अब भारत में रेलवे के जनक के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सबसे पहले सन 1853 की ये बात है, बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। कहां से? बंबई से थाने तक प्रथम रेल। कब? 1853 में, महाराष्ट्र राज्य में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए एक कोटेशन जो है इसको देख लीजिए। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा, क्या? हेस्टिंग्स के द्वारा इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया गया था। तो भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी प्रथा बनाई गई थी। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो दोस्तों आज का यह एक इम्पोर्टेंट सेशन यही समाप्त होता है, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप चैनल पर यदि सब्सक्राइबर न हो तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो जीके जीएस का हर रोज प्राप्त होता है शाम को। आपको जैसे ही वीडियो डाला जाए आप बेल आइकन को दबाए रखेंगे,
सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और समय को बचाते हुए तुरंत आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ओके।